अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान, तारीख से स्टार्ट। सैयदा हमीद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बायोग्राफी में एक किस्से में जिक्र करती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक रोज़ एक मीटिंग में पहुंचे। जनरल ज़िया-उल हक ने उठकर उनके लिए कुर्सी खींची और भुट्टो बड़े खुश हुए और मुड़कर अपने एक सहायक से पूछा, राव राशिद, हमने जनरल के पद के लिए ज़िया को कैसे चुना? राव राशिद ने जवाब दिया, अमेरिका से एक टीम आई थी, उन्हें एक लिस्ट दी गई। लिस्ट में ज़िया का नाम काटते हुए उन्होंने लिखा, बेकार आदमी। भुट्टो कहते हैं कि हाँ, इसी कारण हमने ज़िया को चुना। एक और किस्सा है। एक रोज़ भुट्टो चाय पी रहे थे, चाय छलकी और उनके जूतों पे गिर गई। ज़िया ने देखा तो अपना रुमाल निकाला और भुट्टो के जूते साफ करने शुरू कर दिए। ये देखकर भुट्टो ने अपना पैर कुर्सी पर रख दिया, मानो कह रहे हों, सही से साफ करो। भुट्टो ने कई लायक उम्मीदवारों को छोड़कर ज़िया को आर्मी चीफ बनाया था और इन्हीं ज़िया ने मौका मिलते ही भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन यहाँ हम कहानी में आगे निकल रहे हैं। आज पहले इस कहानी का पहला पार्ट जानना है, जब अयूब खान को लगा कि एक इंडियन को मंत्री बनाकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी। इंडियन यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। भुट्टो ने अयूब खान को अपना शागिर्द बनाया था, लेकिन मौका मिलते ही अयूब ने भुट्टो को किनारे लगा दिया। सत्ता के अपने आखिरी दिनों में अयूब भुट्टो को भारत का एजेंट कहने लगे। भारत पाकिस्तान में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को एजेंट बताने का शगल है दोनों देशों में। हमारे यहाँ ये कुछ नया है, पाकिस्तान में बहुत पहले से था। हालांकि इस केस में अयूब यूं ही नहीं बक रहे थे, उनके हाथ सच में कुछ ऐसे दस्तावेज लगे थे जिससे पता चलता था कि 1958 तक भुट्टो अपने आप को भारतीय कहा करते थे, उसी देश का नागरिक जिसे आगे चलकर उन्होंने 1000 साल का युद्ध लड़ने की चुनौती दे दी थी। क्यों कह रहे थे भुट्टो खुद को भारत का नागरिक, जानेंगे आज के एपिसोड में। और चूंकि बात पाकिस्तान की हो रही है तो किस्सा यहीं पर सिमटेगा नहीं। इस किस्से के तार जुड़े हैं पाकिस्तान की मादर मिल्लत मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से। क्या थी पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत इस किस्से से जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद को भारतीय कहा। मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान गए तो अपना एक हिस्सा भारत में ही छोड़ गए थे। मरते दम तक उनका बॉम्बे से लगाव बना रहा। कुछ ऐसा ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में भी था। बॉम्बे में रहकर उन्होंने स्कूलिंग और कॉलेज किया था। आज़ादी के कुछ वक्त पहले भुट्टो के पिता शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ के दीवान नियुक्त हुए और वहाँ के नवाब महाबत खान को पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए राजी भी किया। हालांकि शाहनवाज भुट्टो की ये चाल कामयाब नहीं हुई। जूनागढ़ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। नतीजतन महाबत खान को पाकिस्तान भागना पड़ा। जाते जाते वो शाहनवाज को भी अपने साथ ले गए। जुल्फ़िकार भुट्टो की उम्र तब सिर्फ 19 साल के आसपास रही होगी। बॉम्बे उनको बहुत प्यारा था। यहाँ सुंदर क्लब से खेलते हुए उन्होंने दाएं हाथ का उम्दा बल्लेबाज बनने के सपने देखे थे। यहीं रहते हुए स्कूल में उनकी दोस्ती पीलू मोदी से हुई थी, जो आगे जाकर सांसद और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी बने। भुट्टो 15 अगस्त 1947 यानी बंटवारे के बाद भी बॉम्बे में थे, लेकिन फिर बॉम्बे में भड़के दंगों ने उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। 8 सितंबर 1947 को भुट्टो ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी। इस समय उनके पास भारतीय पासपोर्ट था। बॉम्बे में उनकी कई प्रॉपर्टीज छूट गई थी। पाकिस्तान जाते हुए शाहनवाज भुट्टो बॉम्बे की अपनी जायदाद अपने बेटे के नाम कर गए थे। इनमें से 2 प्रॉपर्टीज से भुट्टो का खास लगाव था। एक चर्च गेट पर स्थित एस्टोरिया होटल और 4 वर्ली एस्टेट वाला बॉम्बे हाउस, जिसे शाहनवाज ने 25,344 रुपये लीज और ₹1 सालाना किराए पर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लिया था। एस्टोरिया होटल को 1951 में नीलाम कर दिया गया। वहीं भुट्टो के घर के लिए एक संरक्षक नियुक्त किया गया। संभव था कि इसे भी नीलाम कर दिया जाता, लेकिन भुट्टो पहुंच गए कोर्ट। समिति के सामने दाखिल किए अपने शपथ पत्र में भुट्टो ने लिखा, कैम्ब्रिज का एंट्रेंस पास करने के बाद मैं यूएस चला गया। इससे पहले मैं बॉम्बे का स्थायी नागरिक था। जब मैं अमेरिका गया तब मेरे पास भारत का पासपोर्ट था। आगे शपथ के दौरान भुट्टो ने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरी बहनों ने बॉम्बे कब छोड़ा, लेकिन मेरी पढ़ाई बॉम्बे में हुई थी और मैं कराची का रहने वाला भी नहीं हूँ।
यानी भुट्टो कह रहे थे कि वो पाकिस्तान के नागरिक नहीं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस मिल जानी चाहिए क्योंकि वो बॉम्बे के यानी भारत के नागरिक थे। भुट्टो की इन दलीलों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। ये जानकारी हमें बार एंड बेंच वेबसाइट में लिखे संजय घोष के आर्टिकल से मिली। भुट्टो का यह भेद पाकिस्तान में काफी बाद में खुला, लेकिन जब तक खुला तब तक भुट्टो अपना काम कर चुके थे। भुट्टो की राजनीतिक पारी को पनाह मिली सैनिक तानाशाह अयूब खान के दौर में। दरअसल भुट्टो के पिता पाकिस्तान जाकर सिंध के लरकाना में बस गए थे। भुट्टो की मां लरकाना से ही थी। शादी से पहले वो हिंदू थीं और उनका नाम लखीबाई था। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर खुर्शीद बेगम कर लिया था। लरकाना में भुट्टो परिवार खासा रसूख रखता था, जिसके चलते उनकी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और बाद में राष्ट्रपति बने इस्कंदर मिर्जा से अच्छी खासी दोस्ती थी। इस्कंदर मिर्जा अक्सर लरकाना में आते थे शिकार खेलने। ऐसे एक दौरे में इस्कंदर मिर्जा जनरल अयूब खान को अपने साथ लेकर आए। जुल्फिकार अली भुट्टो अब तक विदेश से पढ़ाई कर पाकिस्तान लौट आए थे। 1957 में उन्हें यूएन में पाकिस्तानी डेलीगेशन का मेंबर बनाकर भेजा गया। 58 में पहला तख्ता पलट हुआ। 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी रात अयूब खान ने राष्ट्रपति भवन में फौज भेजी और इस्कंदर मिर्जा को प्लेन में बिठाकर लंदन रवाना कर दिया गया। संविधान भंग हो गया था और जिन्ना के सपने पर कुंडली मारकर बैठ गए नए राष्ट्रपति अयूब खान। अयूब ने अपने मंत्रिमंडल में एक नए चेहरे को जोड़ा। जुल्फिकार अली भुट्टो को वित्त मंत्रालय की कमान दी। विदेश में पढ़े भुट्टो डिप्लोमेसी में माहिर थे। 1960 में भारत के साथ हुई इंडस वाटर ट्रीटी में भुट्टो ने अहम भूमिका निभाई। साथ ही वो पाकिस्तान और सोवियत संघ के बीच एक तेल खनन संधि करवाने में भी कामयाब रहे। भारत के साथ सोवियत संघ की नजदीकी के चलते ये संधि पाकिस्तान के लिए बड़ी जीत थी। भुट्टो का कद रातों रात ऊंचा हो गया। 16 अप्रैल 1965 की CIA की एक डिक्लासिफाइड रिपोर्ट बताती है कि अयूब खान भुट्टो पर पूरी तरह निर्भर रहने लगे थे। 1963 में भुट्टो विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं। भुट्टो से पहले पाकिस्तान पूरी तरह से US के पाले में था, लेकिन 62 के युद्ध में चीन के हाथों हार मिलने के बाद अमेरिका ने भारत को मिलिट्री मदद देना शुरू किया। इसके नतीजे में भुट्टो ने चीन की तरफ हाथ बढ़ाया। भुट्टो यूं भी सोचते सोच वाले नेता थे, इसलिए अमेरिका के प्रति उनके दिमाग में ज्यादा हमदर्दी थी नहीं। भुट्टो के इन कदमों ने उन्हें काफी ताकतवर बना दिया और अब वो अयूब को आंखें दिखाने लगे। लेकिन कहानी आगे बढ़े उससे पहले इस खेल में एंट्री होनी थी जिन्ना की। कैसे? 1962 में अयूब खान ने एक नया संविधान लागू किया जिसमें चुनाव शामिल थे, लेकिन आम लोगों को वोट की ताकत थी नहीं। नए संविधान में इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था थी जिसमें सिर्फ 60 से 80 हजार पाकिस्तानियों को वोट देने का हक था। 1965 में अयूब ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। विरासत का हकदार उनका बेटा था, लेकिन अयूब थोड़ा डेमोक्रेसी भी दिखाना चाहते थे, लेकिन ज्यादा नहीं। बस खाने में जितना नमक होता है उतनी डेमोक्रेसी उनको चाहिए थी। 1965 में चुनाव हो गए। अयूब को लगा निर्विरोध जीतेंगे। उनके सामने लेकिन लालटेन लेकर जिन्ना का भूत खड़ा हुआ। कहने का मतलब जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना ऑपोजिशन की संयुक्त उम्मीदवार बनी और उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बनाया लालटेन को। फातिमा जिन्ना ने अपनी आंखों से अपने भाई को कराची की गर्मियों में बीच सड़क पर खड़ी एक एम्बुलेंस में भिन भिनाती मक्खियों के बीच मरते हुए देखा था। जिन्ना की मौत के 2 साल बाद तक उन्हें किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। 1951 में जिन्ना की तीसरी बरसी आई, तब जाकर फातिमा को इजाजत मिली कि वो पाकिस्तान के नाम एक रेडियो संदेश दें। अपने रेडियो संदेश में जैसे ही फातिमा ने जिन्ना की मौत वाले दिन एम्बुलेंस के रुकने का जिक्र करना शुरू किया, प्रसारण काट दिया गया जो कि लाइव था। फातिमा को ताउम्र शक रहा कि उस दिन यूं ही एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि शायद ये कोई साजिश थी। अपने अनुभवों के चलते फातिमा जिन्ना का पाकिस्तान से विश्वास उठ गया। इसलिए जब 1958 में अयूब खान तानाशाह बने, फातिमा ने कहा कि जो हुआ ठीक हुआ। हालांकि उनका यह भ्रम भी चंद सालों में ही जाता रहा। 1965 में उन्होंने खुद मैदान में उतरने की ठानी। इस बात से अयूब इतने आग बबूला हुए कि उन्होंने सड़कों पर गले में लालटेन लटकाए कुत्ते घुमा दिए। चुनाव में खूब धांधली हुई। इसके बावजूद फातिमा जिन्ना ढाका और कराची जीतने में कामयाब रही। हालांकि अब वो अयूब की आंख का बन गई थी नासूर। जुलाई 1967 में वो अपने होटल के कमरे में मृत पाई गई। कुछ यही हाल 1963 में बंगाल के कसाई सोहरावर्दी का हुआ था, जब उन्होंने अयूब को ललकारने की कोशिश की। कई लोगों ने बाद में बताया कि फातिमा जिन्ना के शरीर और गले पर निशान थे। हालांकि सोहरावर्दी की तरह उनका भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। 1965 में ही एक और घटना हुई। अयूब ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत भारत पर हमला किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इस घटना ने और फातिमा जिन्ना की मौत ने अयूब के खिलाफ बगावत के बीज बोए और इस मौके का फायदा जिस शख्स ने उठाया वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। हिस्ट्री में आप देखिए किस तरह से आदमी मौजूद रहा।
भुट्टो अब तक लोकप्रिय हो चुके थे। ताशकंद समझौते का ठीकरा अयूब के सर फोड़ने के बाद उन्होंने जून 1966 में इस्तीफा सौंप दिया। अयूब भुट्टो की इस बगावत से बौखला गए। संजय घोष अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि इसी बीच अयूब के हाथ भुट्टो के कुछ दस्तावेज लग गए, जिनका ब्यौरा अयूब ने अपनी डायरी में लिखा। 3 मार्च 1967 को लिखी अपनी डायरी एंट्री में अयूब लिखते हैं, भारत से आए कुछ दस्तावेज मेरे हाथ लगे हैं, जिनसे पता चलता है कि 1958 तक भुट्टो खुद को भारतीय बताते थे। 30 जून की एंट्री में अयूब लिखते हैं, बॉम्बे की 50 लाख की प्रॉपर्टी के लिए यह आदमी अपनी आत्मा बेचने को तैयार हो गया था। उधर भुट्टो ने पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की आवामी लीग के साथ मिलकर अयूब की नाक में दम करना शुरू कर दिया। सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे। 1969 में अयूब ने पूर्वी पाकिस्तान का दौरा किया, जहां उन पर जानलेवा हमला हो गया। जब अयूब को पता चला कि कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे छात्र उन्हें कुत्ता बुला रहे हैं, उन्होंने गद्दी छोड़ने का फैसला कर लिया और याह्या खान को अगला राष्ट्रपति नियुक्त कर खुद नेपथ्य में चले गए। याह्या खान की छाया में 1970 में चुनाव हुए। भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुजीब की आवामी लीग आमने सामने थी। इन चुनावों में आवामी लीग को बहुमत मिला। ये भुट्टो के लिए सदमे जैसा था। उन्होंने ऐलान किया कि अगर आवामी लीग के किसी मेंबर ने नेशनल असेंबली में घुसने की कोशिश की तो उसकी टांगे तोड़ देंगे। भुट्टो की जिद की कीमत पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बंटकर चुकानी पड़ी। भुट्टो ने इस हार का ठीकरा भी याह्या खान के सर फोड़ दिया और अपना पॉलिटिकल करियर बचाने में कामयाब रहे। 20 दिसंबर 1971 जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के चौथे राष्ट्रपति बन गए। इस तरह 1973 में चुनाव हुए और आखिरकार उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना साकार हुआ। उन्होंने भूमि सुधार कानून लागू किए, पाकिस्तान में हेवी इंडस्ट्रीज की शुरुआत की और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शुरू करवाया, जिसके लिए उनका बयान फेमस हुआ था कि हम घास फूस खाकर जिंदा रह लेंगे लेकिन परमाणु शक्ति हासिल करके रखेंगे। भुट्टो का नारा था रोटी, कपड़ा और मकान। गरीबों के बीच वो दिनों दिन लोकप्रिय होते जा रहे थे, लेकिन अभी उनके साथ वही खेल होना था जैसा सोहरावर्दी, फातिमा जिन्ना और अयूब खान के साथ हुआ। भुट्टो ने वरीयता और काबिलियत में कमज़ोर होने के बावजूद जिया उल हक को अपना आर्मी चीफ बना दिया। जिया की चापलूसी के किस्से हमने आपको शुरुआत में बताए। जिया ने मौका पाते ही भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया। अपने आखिरी दिनों में भुट्टो को जेल में नर्क जैसे दिन गुजारने पड़े। उनके पूरे शरीर पर फोफले हो गए थे, फिर भी उन्हें अस्पताल जाने नहीं दिया गया। भुट्टो ने खुद अपनी जान तो गंवाई ही, उनकी गलती का खामियाजा पाकिस्तान को 10 साल तक भुगतना पड़ा। जिया उल हक एक हवाई हादसे में मारे गए। उसके आगे की कहानी भी कमोबेश वैसी ही है। बेनज़ीर प्रधानमंत्री बनती है, नवाज शरीफ के वक्त भी लोकतंत्र बरकरार रहता है, फिर परवेज़ मुशर्रफ आते हैं और फिर से तख्ता पलट कर देते हैं। फिर बेनज़ीर भी एक फिदायीन हमले में मारी जाती हैं। इन सारी मौतों का कभी कोई हिसाब नहीं हुआ। बाकी पाकिस्तान कहने को अभी भी है, लेकिन ये जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान है या नहीं, ये पाकिस्तान को खुद तय करना है। अंत में आपको जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर का एक किस्सा सुनाते हुए चलते हैं। इस किस्से का जिक्र बेनज़ीर ने अपनी आत्मकथा में किया है। भुट्टो की फांसी के बाद भी जिया उल हक ने उनके परिवार को नज़रबंद रखा। बेनज़ीर अपनी माँ के साथ 6 महीने तक एक घर में नज़रबंद थी। एक रोज़ उनकी बहन उनसे मिलने आई, साथ में सेना के कैप्टन इफ्तिकार भी थे। बेनज़ीर ने उनसे गुजारिश की कि किसी महिला गार्ड को भेज दें, लेकिन इफ्तिकार माने नहीं। बेनज़ीर अपनी बहन को लेकर घर के अंदर गईं। पीछे पीछे इफ्तिकार भी आए। तब बेनज़ीर ने उनसे कहा कि जेल में भी केवल महिला गार्डों को महिलाओं के कमरे में घुसने की इजाज़त होती है। इफ्तिकार ने कहा, मैं यहीं खड़ा रहूँगा, तब कोई मीटिंग नहीं होगी। बेनज़ीर ने इसका जवाब दिया और अपनी बहन को लेने अंदर कमरे में जाने लगी। इफ्तिकार यहाँ भी पीछे पीछे घुस आए। बेनज़ीर ने गुस्से में कहा कि आप जा कहाँ रहे हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। इफ्तिकार ने तब जवाब दिया कि क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं पाकिस्तानी फ़ौज का कप्तान हूँ। बेनज़ीर ने जवाब दिया, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं उस शख्स की बेटी हूँ जो तुम्हारे शर्मनाक आत्मसमर्पण के बाद तुम्हें ढाका से वापस लाया था। इफ्तिकार ने गुस्से में हाथ उठा लिया। बेनज़ीर उबल कर बोली, तुम बदतमीज़ आदमी, तुम्हारी इस घर में हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हो गई, वो भी उस इंसान की कब्र के पास जिसने तुम्हारी जान बचाई। तुम और तुम्हारी आर्मी तो भारतीय सेना के पैरों में गिर गई थी। ये मेरे बाप की इज्जत थी जिन्होंने तुम्हारी इज्जत लौटाई। इफ्तिकार ने आंखें तरेरते हुए इसके बाद फिर कह दिया कि देखना आगे क्या होता है। इसके बाद उसने वहीं पर थूका और जूते पटकते हुए बाहर चला गया। इसी के साथ तारीख का आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। इसे लिखा है हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे रिकॉर्ड किया है जतिन ने। जी जनाब, मैं यूँ समझ लो कि नज़रें शर्म से झुक रही हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हुए कुछ भी नहीं जानते थे। यकीन करें, बहुत सारी बातें इसमें से यूँ समझ लें कि शायद हमें 10 से 15% पता था।
और 85% इस वीडियो से जो नॉलेज मिली, जो बातें मिली। अच्छा, कुछ एक और भी चीज़ हुई है इस वीडियो में कि हमें टुकड़ों में चीज़ें पता थी। वो अलग पता था, उस मामले में अलग सा थोड़ा सा पता था, थोड़ा वहाँ से पता था, लेकिन जिस तरीके से एक सिंक्रोनाइज तरीके से डिटेल से एक दूसरे के साथ लिंक बाय लिंक जोड़ के इस वीडियो के ज़रिए से जो हमें बताया गया है, बिल्कुल पिक्चर क्लियर वाली बात हुई है। हमें भुट्टो के हवाले से एक जुमला पता है, होटी रोटी खा लेंगे, मतलब या तो इसको इस तरह समझ लो कि एक स्क्रिप्ट आता है कहीं से, एक पैराग्राफ आता है, एक मजमून आता है। अब मैं जो हूँ उस मजमून को एडिट करके अपने बच्चों को दे दूँ कि ये जुमला देख लो, ये जुमला देख लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं बिल्कुल ऐसा फील कर रहा हूँ कि हमें इस पूरे स्क्रिप्ट में से, इस पूरी बातों में से टुकड़े करके दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, या हमारे एजुकेशन में लाए गए हैं कि रोटी खा लेंगे और घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे, और बाकायदा भुट्टो ने जिस तरीके से वो एग्रीमेंट फाड़ा था और भुट्टो के साथ ये हुआ, फलाने ने फिर उसके साथ ये किया, बीच में से टुकड़े। लेकिन बहुत भयानक हकीकत है, ये बहुत भयानक हकीकत है कि पाकिस्तान किस डगर पे चल रहा है। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो सत्ता के नाम पे, वो सीट के नाम पे कुछ भी करने को, जो पूरी वीडियो का जो मोरल मैं बताऊं, वो सत्ता के नाम पे, वो अपनी सीट के नाम पे, अपनी सीट के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। एक इस तरह से मामला लग रहा है मुझे कि अपना मतलब निकल गया, फिर उसके बाद दूध में से मक्खी की तरह उसको निकाल दिया। अच्छा, ना सिर्फ निकाल दिया बल्कि उसको दुनिया से निकाल दिया। मतलब उसने उनके साथ गलत किया तो उसने उनके साथ गलत किया, तो फिर उनने आने वालों के साथ गलत किया। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई मसला ही नहीं, कोई मतलब टेंशन ही नहीं कि अगर किसी को इस दुनिया से ही हम गायब कर दें, किसी को इस दुनिया से ही उठा दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसका मतलब ये है। और आज तक अभी के दौर में भी इमरान खान के हवाले से ये चीज़ें आ रही थी सामने। अभी इन्होंने आगे तक वीडियो को नहीं ले गए थे, इमरान खान के हवाले से ये बातें आ रही थी सामने। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने वो काम कर दिया है कि अब ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। वो इमरान खान ने क्या बताया कि मैंने क्या काम कर दिया है, नाम नहीं लिया उन्होंने कि क्या कौन क्या कर सकता है। उन्होंने कहा मैंने अपनी रिकॉर्डिंग करवा के 4 से 5 जगहों पे रिकॉर्ड करके सेव करके रख दिया है। अगर मेरी ज़ात को मेरी है को मुझे कुछ होता है तो वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा, पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा। तो उस वक्त उस वजह से शायद इमरान खान की थोड़ी सी बचत हो गई अब तक, लेकिन एक आध दफ़ा हुआ भी उनके साथ। लेकिन वाकई एक बहुत बड़ा अलमिया है, सिर्फ सत्ता का गेम चल रहा है। उसके चक्कर में मतलब बिल्कुल इंसानों को कठपुतली की तरह समझा जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि कोई अच्छा इस दुनिया से नहीं गया। ऐसा नहीं है कि जो गया है वो अच्छा था, जिसने किया है वो बहुत अच्छा था। यानी सभी एक ही सफ़ में खड़े हुए मुजरिमों की तरह मुझे दिख रहे हैं इस वक्त। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि भुट्टो इस वक्त भी ज़िंदा है, इस वक्त भी सिंध के अंदर भुट्टो ज़िंदा है। भुट्टो के नाम पे लोग वोट देते हैं, बेनज़ीर के नाम पे लोग वोट देते हैं। बेनज़ीर का एक ऐसा नाम है, भुट्टो का एक ऐसा नाम है। एक शख्स ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक नज़म, एक क्या कहते हैं अपना नज़म या एक फ़लसफ़ा या जो अपना छेड़ा था भुट्टो के ख़ानदान पे, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई सभी एक ही थाली के चट्टे कट्टे थे, सभी एक दूसरे के दुश्मन थे, सभी ने एक दूसरे के साथ उल्टा सीधा किया सिर्फ सत्ता के चक्कर में। बहुत भयानक हकीकत ये पाकिस्तान की, आज तक पाकिस्तान की बर्बादी का मेन सबब। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि फातिमा जीना वाली स्टोरी मुझे नहीं पता थी, और उनके साथ बेशक बिलाशुबा गलत हुआ है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके जैसी नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं उनकी कुर्बानियों के बारे में, हमने पढ़ा है काफ़ी उनके बारे में। वो बहुत लॉयल थी, बहुत ऑनेस्ट थी, उन्होंने बहुत साथ दिया। लेकिन बाद में उनको भी रियलाइज़ हुआ कि जो हुआ ठीक हुआ। जब उनके भाई के हवाले से जैसे वो बता रही थी कि मक्खियाँ मिनमिना रही थी और फ्यूल ख़त्म होने का नाटक किया गया था, तो उन्होंने बोला कि इसके पीछे यकीनन कोई साजिश थी। ये मौत एक आपी मौत नहीं थी, इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई कॉन्स्पायरेसी रही होगी। और रेडियो की नशरियात बंद करवा दी गई। जब वो बिल्कुल डिटेल में बताने लगी तो उस वक्त वो हिस्सा ही गायब करवा दिया गया, वो हिस्सा ही काट दिया गया। जिस तरीके से उनको एक तरीके से ये कह रहे हैं कि वो अपने कमरे में मुर्दा पाई गई, और इससे पहले भी उन्होंने कहा, किसी और ने भी आवाज़ उठाई थी, तो बिल्कुल एक तरीके से जैसे उनको गायब करवाया गया था या जैसे उनको मरवाया गया वैसे ही उस शख्स को भी मरवाया गया। तो सेम तो मर्डर नहीं हो सकता, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये मैं ये कहना चाहूँगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से मैंने थोड़े दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा था
जिसमें उनके उन अयाम के बारे में जिक्र था कि जब उनको जेल में रखा गया था, जब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और उनके पूरे ख़ानदान को नज़रबंद कर दिया गया था। उस वक्त उनका एक डेंटिस्ट था, उनके दांतों के अंदर पस पड़ चुका था, उनके दांतों से वो कुछ खा नहीं सकते थे, रोटी तक चबा नहीं पा रहे थे। मतलब इतनी कसमकुर्सी की हालत में वो इंसान गया है इस दुनिया से। मुझे उनके बारे में पढ़कर ऐसा लगा कि अगर कोई इंसान रत्ती बराबर भी किसी के साथ गलत कर दे ना, उसके बाद वो ये सोच ले ये गलत मैंने उसके साथ नहीं किया, खुद के साथ किया, मेरा अंजाम बहुत बुरा है, बहुत दर्दनाक है, बहुत अजियतनाक, इबरतनाक है। तो उनका डेंटिस्ट उनके पास आया तो वो उनकी मतलब उनके दांतों वगैरह के अंदर मेडिसिन वगैरह लगाया करता था और उसको साफ, उस पस को साफ़ किया करता था और वो हर हफ्ते आया करता था। तो एक दिन जब वो आया तो उन्होंने कहा कि मेरा मुँह आपकी तरफ नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है आपके पास से। तो वो रोने लगे और उन्होंने कहा मैंने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं चला जाऊँ। यानी कि इतनी अजियतनाक तकलीफ़ में थे वो ये कहते थे कि बस जब मुझे फांसी देनी है मुझे जल्दी दो, बस मैं मरना ही चाहता हूँ। उन्होंने खाना पीना रोटी वगैरह खाना छोड़ दिया था, घर से जो खाना आया करता था वो भी पड़ा रहता था, वो नहीं खाते थे। तो इससे सबक ये मिलता है, ये जो इस तरीके के जो मैसेजेस हमारे सामने आते हैं माशरे में उभर कर, ये जो ऐसी अजियतनाक कहानियाँ हमारे सामने, इज्जतनाक कहानियाँ आती हैं लोगों की, तो इससे हमें ये सबक लेना चाहिए कि कभी किसी के साथ आपको भूल कर भी गलत नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ गलत करें तो आप ये याद रखो वो आपके साथ ही करें, जैसे करनी वैसी पढ़नी। जैसे उन्होंने लोगों को मरवाया, जैसे उन्होंने लोगों को उठवाया, जैसे उन्होंने लोगों को गायब करवाया, तो क्या उनको नहीं पता था कि मेरे साथ भी तो ये हो सकता है। आने वाले लोग जो उनके जूते साफ़ किया करते थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने बाकायदा मेज़ के ऊपर जूता रख दिया और कहने कि साफ़ करना है तो सही से करो, वही शख्स उनको फांसी पर चढ़वाता है, वही शख्स। तो आप देखें अल्लाह पाक किस तरीके से इंतकाम लेते हैं, किस तरीके से सज़ा देते हैं जब वो देने पर आते हैं, जब वो इंसाफ करने पर आते हैं। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि आप गलत करोगे तो आप याद रखो आपके साथ भी गलत होगा। अच्छा, अभी इन्होंने कंटिन्यू नहीं करी वीडियो, मैं आपको बताना चाहूँगी इनकी बेटी के साथ भी ऐसे ही। इनकी बेटी के हवाले से ये कहा जाता है कि वो बहुत सिंसियर हो गई। हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान में एक बात देखी गई है, एक पॉलिटिशियन जब तक बेईमान है ना, जब तक वो बहुत अच्छा, जब तक उसकी दुकान चमकती है, जब तक वो चलता है, जब तक वो लूटता है। लेकिन अगर कोई राह रास्त पर आ जाए, अगर कोई सोच ले कि नहीं यार, इनकी बेटी के हवाले से ये कहा जाता था उनको जिला वतन कर दिया गया था और काफ़ी सालों तक जिला वतन रही। उसके बाद जब वो वापस आई तो उनकी इंटेंशंस ये थी कि अब पाकिस्तान को आगे लेकर जाऊंगी, अब पाकिस्तान से सिंसियर होंगी, अब पाकिस्तान के साथ कभी गलत नहीं करूंगी और ना किसी को गलत करने दूंगी। आई थिंक उनका पहला जलसा था जिसमें उनको मार दिया गया। तो जो अच्छा होना भी चाहता है, ये पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो मैंने तो यही देखा है कि अगर कोई अच्छा भी होना चाहता है ना तो उसको अच्छा नहीं होने देते। मैं ये कहूँगी, मुझे सिर्फ नामों के अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और बहुत सारे नाम तो मुझे इफ्तिखार तो मुझे पता भी नहीं थे, तो ये सारे नाम, अयूब खान, मुजीबुर रहमान, ये सब नाम पता थे मुझे। मैं वाकई दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, शुक्रगुजार हूँ साहब की जिन्होंने ये वीडियो बनाई। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं थी, सब कुछ मुझे नहीं पता था। ये सब कुछ जो मुझे पता चला है, क्या इंसिडेंट हुए, कहाँ से इनका ताल्लुक था, कब तक ये अपने आप को भारतीय कहते थे। अच्छा, भारतीय कहते थे, उसके बाद फ़ौरन कल्टी खाली, फ़ौरन ही एक सत्ता और पावर के लिए कलाबाजी खा गए। तो बाद में उन्होंने अपनी डायरी में लिख दिया था कि जी ये तो 1998 तक अपने आप को भारतीय कह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने कभी नहीं आई, हमने कभी नहीं पढ़ा, हमें कभी नहीं दिखा। हत्ता कि मैं तो ये कहूँगी हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन अगर हम गूगल वगैरह भी करें तो बहुत सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन आती है इन पॉलिटिशियंस के हवाले से। मैन मुद्दे हम इतनी पेचीदगी में जाकर अगर हम सर्च भी करना चाहें तो हमारे पास अवेल नहीं है। जो चीज़ें ये ढूंढ कर ले आते हैं तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी इस वीडियो को, बहुत पसंद आई मुझे। बाकी ये है कि जितने भी लोगों ने पाकिस्तान में मतलब राज पे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी शख्स की कोई नेक नियति थी। शुरू के दिनों को छोड़ के, शुरू के चंद 4-5 सालों को छोड़ के, उसके बाद तो जिस तरीके से कहानी चलती रही और जिस शख्स ने भी जिसके साथ बुरा किया उसके साथ उसी वक्त दुनिया में ही हुआ, उसने उसके साथ बुरा किया तो उसने उसके साथ बुरा किया। लेकिन मसला ये है, इशू ये है सोच का। अक्सर हमने ये नोट किया है कि जो भी शख्स कुछ भी कर रहा होता है, हर शख्स, मुझे ऐसा लगता है, हम एक फ़िल्म देखते हैं, फ़िल्म के अंदर एक हीरो होता है, एक विलन होता है, कोई हीरोइन होती है, कोई उसके माँ बाप होते हैं, कोई दोस्त होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में हर शख्स अपने आप को पॉजिटिव, हर शख्स अपने आप को सही, हर शख्स अपने आप को या तो हीरो, मतलब अपने आप को सबसे ऊंचा समझ रहा होता है हर शख्स।
अच्छा, उसमें सही कौन है, सही गलत है, इसको बिल्कुल ही डिफ़ाइन करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है जब हर शख्स अपने आप में पॉजिटिव होता है। एक शख्स किसी को कत्ल भी कर रहा है, वो ये समझ रहा है मैं ये सही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि किसी फिल्म में कोई हीरो भी तो किसी को मार रहा है, वो ये सोच के मार रहा है कि वो गलत है, मैं उसको मार रहा हूँ, ये जायज़ है। उस वक्त वो अपने आप को सही समझ रहा है, किसी को मारने वाला भी। जो मर रहा है वो अपने आप को सही समझ रहा है कि इसने मुझे मारा है। तो सबसे मेन चीज़ है, सबसे बड़ा मुद्दा है सोच का। जब तक हर इंसान यही सोचेगा कि मैं ही सही हूँ, मैंने ही सही किया है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं मजलूम हूँ, तब तक तो ये चीज़ डिफ़ाइन हो ही नहीं सकती कि कौन सही कौन गलत। इसका जवाब भी हमें बहुत सारी वीडियोस में मिल चुका है। हमने कबल इस वक्त बहुत सारी वीडियोस देखी, रणवीर अदाबादी की बहुत सारी वीडियोस देखी, संदीप महेश्वरी की बहुत सारी वीडियोस देखी। उसमें उन्होंने बताया था कि जब तक आप अपने आप को रख कर सोचोगे ना, यार मेरा ये लालच है, मेरा ये इंटेंशन है, मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, ये चीज़ मेरे लिए बड़ी पॉजिटिव रहेगी, मेरा करियर इससे बन जाएगा, बस ये काम हो जाए, तब तक आप सही नहीं हो सकते। जब आप सामने वाले के बारे में सोचोगे ना, यार ये चीज़ इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, मैं कर दूँ, इसका फ़ायदा हो जाए, यार ये एडवांटेज इसका है, मेरा नुकसान भी होता है, इसका फ़ायदा हो जाए, इसको फ़ायदा पहुंचा दो, तब आप पॉजिटिव बन जाओगे। और लेकिन हमारे यहाँ कभी भी कोई ये नहीं सोचता, सब अपनी ग्रीड, अपना लालच, अपना मीन, मेरा मतलब कहाँ बनता है। तो जब तक हम ऐसे लोग बने रहेंगे तब तक कैसे सही होंगे। हर इंसान अपनी पॉजिटिविटी को छोड़े, सामने वाले का इंटेंशन सोच ले, उसकी केयर कर ले, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ कर ले, तो आप खुद पॉजिटिव हो जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब तक सामने वाला समझेगा ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, किसका किस में फ़ायदा है, किसका नुकसान है, वो एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन ये कि बात वही आ जाती है कि हर शख्स अपने आप को सही, सामने वाले को गलत, अपने आप को सही, सामने वाले को गलत, तब तक तो कोई किसी चीज़ का कोई हल ही नहीं है। लेकिन ये है कि अनवर मकसूद का पिछले दिनों एक क्लिप या उनकी जो वीडियो, उनकी जो बातें हैं बड़ी वायरल हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी भुट्टो के हवाले से, कि अक्सर सिंध के हवाम के हवाले से कहा जाता है कि सिंध के जो लोग हैं वो बड़े जाहिल हैं और बहुत ही ज़्यादा भुट्टो के ख़ानदान को वोट दे देते हैं। और सिंधी जो लोग होते हैं उनके नाम के आगे भुट्टो लिखा हुआ है, खोड़ो लिखा हुआ है, और इस तरह से लिखी हुई चीज़ें होती हैं। तो अनवर मकसूद यहाँ के बहुत बड़े नामी गिरामी राइटर हैं, तो उन्होंने बड़ी तंज़िया और बड़ी तल्ख़ हकीकत बताई कि इमरान ख़ान को, PTI को अगर सिंध में जीतना है तो उसे नाम चेंज करने होंगे अपने लोगों के। उनकी एक पार्टी के बंदे का नाम है अली जैदी, इमरान इस्माइल, तो बाकायदा उनके नाम बता रहे थे कि इस्माइल भुट्टो कर दें इसको। जब पोस्टर लगे होंगे और वोट देने आवाम जाएगी तो इस्माइल भुट्टो सुन के ना इस्माइल भुट्टो को वोट देगी। लोग इतना हंस रहे थे, यानी आवाम की हकीकत बता रहे थे कि आवाम कितनी जाहिल है। अली जैदी खोड़ो लिखा होगा, सिंध के अवाम उसको वोट दे देंगे, बेशक वो तहरीक इंसाफ का होगा। तो बड़ा अवाम इस बात को हकीकत भी है कि वाकई ही भुट्टो लिखा हुआ है, खोड़ो लिखा हुआ है, उनको वोट दिए जा रहे होंगे, जबकि वो दूसरी पार्टी के होंगे। तो कह रहे हैं नामों को ही सुन के तो लोग वोट दे देते हैं। अगर इमरान खान ने तरक्की हासिल करनी है, सिंध में अपनी पार्टी को ऊपर लाना है, उसे इस तरह से करना होगा। तो लोग बड़ा हंस रहे थे और बहुत इंटरेस्टिंग उनका वो कॉलम था, वो बता रहे थे, पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा था और लोग हंस हंस के पागल हो गए थे। तो एक ये वाली वीडियो मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इसके अंदर, बहुत कुछ हमें नई चीज़ें पता चली। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।